अच्छा भाई देखिए, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने ओरिएंटेशन सेशन भी अटेंड नहीं करा था और जिन्होंने कल की क्लास भी नहीं ली थी, आज उनकी फ़र्स्ट क्लास है, उनको थोड़ा सा मैं गाइड कर दूं कि मैं आप लोगों को PRC 3 जो है बिज़नेस एंड इकोनॉमिक इंसाइट का सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाऊँगी। बिज़नेस एंड इकोनॉमिक इंसाइट का जो ये सब्जेक्ट है, इसके बेसिकली 2 पोर्शंस कर दिए गए हैं ICAP की तरफ से। यानी इस सब्जेक्ट में अब जो है आपके एक पोर्शन बेस कर रहा है बिज़नेस पर, जिसमें आप बिज़नेस के हवाले से पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस के हवाले से, और जो दूसरा पोर्शन है वो इकोनॉमिक्स का पोर्शन बना दिया गया है। यानी 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स को, डिफरेंट तो नहीं कह सकते, दे आर रिलेटेड, बट ये कि जो प्रीवियसली जो 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स थे और जो जिनके 2 डिफरेंट पेपर्स आया करते थे, ठीक है, वो अब न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग उन दोनों को मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, तो जो कि वो एक ही सब्जेक्ट का पार्ट बन गए हैं और इसका नाम जो है वो अब न्यू नेम जो है वो इन्होंने ICAP ने रखा है बिज़नेस एंड इकोनॉमिक इंसाइट। तो अब इस सब्जेक्ट में हम 2 सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, एक इकोनॉमिक्स, ठीक है, जो कि प्रॉपर एक पूरा सब्जेक्ट है, और दूसरा बिज़नेस के हवाले से हम स्टडी करेंगे। कल की क्लास जो हमारी फ़र्स्ट क्लास थी उसमें हमने इकोनॉमिक्स पोर्शन से अपना स्टार्ट लिया था, फर्स्ट चैप्टर से, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि भाई इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स की क्या डेफिनेशंस हैं, ये सब्जेक्ट हमें क्या सिखाता है, क्यों, क्या ऑब्जेक्टिव है इस सब्जेक्ट का, ठीक है ना, क्यों पढ़ाया जाता है, इवन ये कि हमारे लिए क्यों मैटर करता है, क्या इंपॉर्टेंस है इस सब्जेक्ट की, ये हमने डिस्कशन करी थी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि जिनकी फ़र्स्ट क्लास है उनको जो है वो ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएं। देखें भाई, इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है वो अगर हम बहुत ही इजी वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन करें तो इकोनॉमिक्स से आपके जहन में एक इकोनॉमी का व्यू आता है ना, कि भाई हम इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ेंगे, अपनी इकोनॉमी के हवाले से पढ़ेंगे और अपनी इकोनॉमी को समझेंगे कि इकोनॉमी के अंदर किस तरीके से जो है अमंग कंज्यूमर्स, फार्म्स, गवर्नमेंट, किस तरीके से जो है वो चीज़ें चल रही होती हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब इकोनॉमिक्स, हर सब्जेक्ट का कोई ऑब्जेक्टिव होता है ना कि ये सब्जेक्ट क्यों बना, क्यों, उसका क्या ऑब्जेक्टिव था। तो बेसिकली जो इकोनॉमिक्स है ना वो एक प्रॉब्लम की वजह से ये सब्जेक्ट उसका इनिशिएटिव हुआ, यानी एक हम कहते हैं एक बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जो हर इंडिविजुअल फेस कर रहा होता है। और वो प्रॉब्लम क्या है भाई ज्ञानचंद? स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का क्या मतलब है? लिमिटेड होना, किसी चीज़ का लिमिटेड होना। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं? लिमिटेड हैं, ठीक है ना। लिमिटेड, वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, जैसे कि टाइम हो गया, मनी हो गया। रिसोर्सेज के अंदर हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आ जाते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। अच्छा, अब ये प्रॉब्लम क्यों है? प्रॉब्लम ये इस वजह से है कि रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं बट हमारी जो वांट्स हैं दे आर अनलिमिटेड, ठीक है ना। हमारी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा है और इन वांट्स को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है, लेकिन रिसोर्सेज क्या हैं? लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अब जब हमारे पास कोई चीज़ लिमिटेड होती है तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें डिसाइड करना पड़ता है कि इन रिसोर्सेज को कहाँ लगाएं और कहाँ ना लगाएं, ठीक है ना। जैसे कि हमने एग्जांपल ली थी कि भाई टाइम का एक यूसेज है ना, ऑल्टरनेटिव यूजेज हैं टाइम के, भाई कि आप इस टाइम कुछ और भी कर सकते थे बट आपने डिसाइड किया कि मैं इस टाइम क्लास लूँगा, ठीक है ना। तो आपने बेसिकली अपने टाइम को एलोकेट करा कि भाई क्लास लेना जो है इस टाइम का सबसे बेस्ट यूज़ है, ये आपके माइंड में, ठीक है। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स हमें जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या सोल्यूशन बताती है। इकोनॉमिक्स हमें सिखाती है कि हमें अपने रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है, हमने अपने रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है एफिशिएंटली कि उनको हम बेस्ट यूटिलाइज़ कर सकें, उनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकें। जब कोई चीज़ हमारे पास लिमिटेड होती है तो जाहिर है हमें उसको एफिशिएंटली यूज़ करना होता है, हम उसको वेस्ट नहीं कर सकते। अनलिमिटेड है तो कोई मसला ही नहीं है, हमें डिसाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है कि इसको यहाँ लगाएं या यहाँ ना लगाएं, जहाँ मर्ज़ी चाहे लगाएं, अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं।
बट ये चॉइस मेकिंग जब आती है जब हमारे पास कोई चीज़ लिमिटेड होती है, तो हमें डिसाइड करना पड़ता है, सोचना समझना पड़ता है कि भाई इसको किस पर्पज़ में इसको यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है ना, कि उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो ये एक सिंपल सी इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। ये मैनेजमेंट हमें इकोनॉमिक्स सिखाती है। हमने फर्स्ट क्लास में डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स समझी थी। इतना डिटेल में तो ज़ाहिर है हम नहीं कर पाएंगे जितना हमने कल काफ़ी चीज़ें कवर कर ली थी, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि आप वो फर्स्ट रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, वही छोटी सी क्लास है, एक 1 आवर की तकरीबन, ठीक है, तो उसमें आप वो जल्दी से कवर कर लेंगे। थोड़ा सा बस मैं ओवरव्यू ये दे दूं कि हमने 3 डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स डिस्कस करी थी, 3 इकोनॉमिस्ट की। वैसे हमारे पास बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में 3 इकोनॉमिस्ट की डेफिनेशन इंक्लूड है, जिनमें फर्स्ट इकोनॉमिस्ट है हमारे पास एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, क्योंकि इनकी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। इन्होंने एक अपनी बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से, जिसमें उन्होंने इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ वेल्थ कहा था। उन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक्स क्या है, एक साइंस है वेल्थ की स्टडी का नाम है, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स वेल्थ से यहाँ पे उनकी क्या मुराद थी, गुड्स एंड सर्विसेज। बेसिकली इसका मकसद क्या था ये डेफिनेशन देने का। स्मिथ ने ये डेफिनेशन उस टाइम पर दी थी कि अगर किसी भी, देखिए उनकी बुक का नाम भी आप देख रहे हैं ना, वेल्थ ऑफ नेशंस, कि अगर किसी नेशन को वेल्दियर बनना है, किसी नेशन को ग्रो करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको 4 चीज़ों को इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। और वो चारों चीज़ें किसके अराउंड घूम रही हैं, वेल्थ के अराउंड घूम रही हैं। वो कौन सी 4 फैक्टर्स थे, 4 पिलर्स थे। हमने कहा प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। हमने कहा भाई 4 पिलर्स हैं जो किसी भी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, उसकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। नंबर 1, आप कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक इकोनॉमी जितने ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी उतना वो इकोनॉमी क्या करेगी, ग्रो करेगी। रीज़न भाई इसकी क्या रीज़न है, क्योंकि जब आप जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करते हो उतना आपकी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, ठीक है ना, लोगों को इनकम मिलती है। जाहिर है आप काम करेंगे तो आपको इनकम मिलेगी, जब आपको इनकम मिलेगी तो फिर आप क्या करेंगे, उस इनकम को खर्च करेंगे, कंजम्पशन करेंगे उन गुड्स एंड सर्विसेज पे जो कि प्रोड्यूस हुए हैं, तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होगा। तो ये 4 पिलर्स जो हैं ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, ये एक दूसरे से सेपरेट नहीं है। प्रोडक्शन होगी तो ही कंजम्पशन होगी, और कंजम्पशन होगी तो प्रोडक्शन होगी, इंटरलिंक्ड है ना भाई। आप डिमांड करोगे तो फर्म्स प्रोड्यूस करेंगी ना, तो जब किसी चीज़ की डिमांड होगी तो वो चीज़ सप्लाई होगी। तो ये जो है ना, ये इनका 2 वे रिलेशन है कि भाई आप प्रोडक्शन होगी तो लोगों को ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज मिलेंगे, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होगा, और लोग ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो ज़्यादा प्रोडक्शन और फर्दर प्रोडक्शन होगी। तो ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है ना। तो अगर किसी भी इकोनॉमी को वेल्दियर बनना है तो इनको उन 4 पिलर्स पे को इम्पोर्टेंस देनी है, जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं। वेल्थ इज प्रोड्यूस, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड यूज, ठीक है ना। उन्होंने इन 4 मेन पिलर्स को इम्पोर्टेंस दी थी, ठीक है ना। उसके बाद मार्शल आए। अच्छा, मार्शल ने क्या काम किया, मार्शल ने कहा कि भाई जो स्मिथ ने डेफिनेशन दी थी वो बहुत वेल्थ सेंटर्ड थी, एक ऐसी डेफिनेशन जो सिर्फ किस पे फोकस कर रही है, वेल्थ पे फोकस कर रही है, जिसमें वेलफेयर के हवाले से कोई भी किसी भी किस्म की कोई बात नहीं है। तो हमने ये देखा कि यार वेल्थ का यूज़ तो बहुत तरह का हो सकता है, ठीक है। वेल्थ के यूज़ ऐसा भी हो सकता है जो सोसाइटी के लिए अच्छा ना हो। तो हम असल चीज़ क्या है, सोसाइटी की वेलफेयर, इंडिविजुअल्स की वेलफेयर, ठीक है ना। चीज़ों के तो बहुत से पॉजिटिव यूज़ भी हैं, नेगेटिव यूज़ भी हैं। हमने कुछ एग्जाम्पल ली, जैसे हमने सिगरेट की मिसाल ली, ठीक है। आज हम उसको पढ़ेंगे भी, मैरिड गुड और डीमैरिड गुड। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो सोसाइटी के लिए अच्छे होते हैं, और कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से अच्छे कंसिडर नहीं किए जाते। तो भाई स्मिथ ने तो बोला सिर्फ और सिर्फ क्या कि भाई वेल्थ की प्रोडक्शन, वेल्थ की कंजम्पशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाउ टू यूज़ दैट वेल्थ, ये एक असल बात है कि आपने वेल्थ को यूज़ कैसे करना है कि उससे आपकी वेलबींग बढ़े।
सोसाइटी की वेलफेयर बढ़े, ठीक है ना, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो मार्शल ने सिंपली बस क्या किया था कि मार्शल ने जो इकोनॉमिक्स का फोकस है वो वेल्थ से शिफ्ट करके वेलफेयर पे लेकर आ गए थे। उन्होंने कहा था कि भाई वेल्थ तो इम्पॉर्टेंट है ही है, वेल्थ को हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन असल चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है, लोगों की वेलफेयर, ठीक है ना। तो उनका फोकस वेल्थ से वेलफेयर पे उन्होंने शिफ्ट करा था। और उन्होंने एक चीज़ और ऐड करी थी कि इकोनॉमिक्स जो है वो मैन काइंड की स्टडी है, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स जो है वो इंसान की ही स्टडी कर रहे हैं हम, इकोनॉमिक्स में किसी दूसरी दुनिया की बात नहीं कर रहा है, हम इंसान को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, कि इंसान कैसे जो है वो बिहेव करता है, कैसे अपनी वेलबींग जो है वो हासिल करता है डिफरेंट गुड्स को कंज्यूम करके, ठीक है ना। उसके बाद हमने फाइनली रॉबिन्स की डेफिनेशन पे बात करी थी, और रॉबिन्स ने ये कहा था कि भाई इकोनॉमिक्स में हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं एज अ रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल एंड्स एंड स्केयर्स, मीन्स यानी वही कि इंसान की अनलिमिटेड जो ख्वाहिशात हैं वो कैसे वो लिमिटेड रिसोर्सेज से पूरी करने की कोशिश करता है, और ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं इनके यूजेस भी क्या हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, ठीक है ना। तो ये हमने कुछ डिस्कशन करी थी डेफिनेशन के हवाले से। और सॉरी आपका नाम क्या था? हसनैन। हसनैन देखें, ये जो रॉबिन की डेफिनेशन है ये मैंने आपको शुरू में बताई भी कि यही हमारा बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है कि भाई हम ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ये बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि भाई इंसान की ख्वाहिशात तो लामहदूद हैं, लेकिन उन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए आपको वो लिमिटेड है, ठीक है। ये एक बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। तो रॉबिन्स क्या बोलते हैं, हम इसी बिहेवियर को स्टडी करते हैं कि इंसान कैसे उन अनलिमिटेड ख्वाहिशात को पूरा करने की कोशिश करता है बाय यूजिंग दैट लिमिटेड रिसोर्सेज। तो ज़ाहिर सारी ख्वाहिशात तो पूरी नहीं हो पाएंगी, लेकिन आप कैसे डिसीजन मेकिंग लोगे। जैसे हम कल मिसाल ले रहे थे कि आपके पास लिमिटेड इनकम है, अब आप कह रहे हो या तो मैं बिरयानी बाय कर सकता हूँ इससे, या मैं बर्गर ले सकता हूँ। तो यू हैव टू चूज़ वन, क्योंकि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आप जब भी कोई डिसीजन मेकिंग लेते हैं तो आप कुछ ऑप्शंस के दरमियान जो है वो क्या कर रहे होते हैं, डिसाइड कर रहे होते हैं कि यार किसको चूज़ करें, ठीक है। इस टाइम में नींद बड़ी आ रही है लेकिन क्लास भी लेनी है, तो यू हैव टू डिसाइड कि आपको आज सोना है या आपको उठ के क्लास लेने के लिए आना है, ठीक है ना। दिस काइंड ऑफ ट्रेड ऑफ कि भाई एक चीज़ क्लास लेने आएंगे तो सो नहीं पाएंगे, सोएंगे तो क्लास नहीं ले पाएंगे, ठीक है ना। तो ये एक डिसीजन मेकिंग है जो जिसकी स्टडी हम कर रहे होते हैं इकोनॉमिक्स में, और इकोनॉमिक्स हमें डिसीजन मेकिंग सिखाती है कि हमें कैसे डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए, हमें कैसे अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एलोकेट करना चाहिए। जिसको ये डिसीजन मेकिंग आ गई वो कामयाब है, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ कि भाई हर कोई CFO लेवल पर नहीं बैठता ना, CA करने के बाद हर कोई उस लेवल तक नहीं पहुँच पाता। CFO क्या करते हैं, दिन रात बस मतलब वो क्या हिसाब किताब करते रहते हैं, जिस तरीके से एक नॉर्मल अकाउंटेंट कर रहा होता है। CFO का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। CFO क्या करता है, डिसीजन लेता है, उसकी डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट है ना, उसको डिसाइड करना है भाई कि भाई ये फॉर्म के ये कंस्ट्रेन है, इन कंस्ट्रेंट्स में रहते हुए हमने अपने गोल्स कैसे अचीव करना है, हमें अपना ऑब्जेक्टिव तक कैसे पहुंचना है। तो इकोनॉमिक्स यही तो सिखा रही है। एक कंज्यूमर का क्या ऑब्जेक्टिव है, अपनी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज करना। कंस्ट्रेन क्या है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, अब उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचना है। फर्म्स का क्या ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। कंस्ट्रेन क्या है, उसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, अब उन रिसोर्सेज में रहते हुए वो कैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करता है, ये ही तो हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली यही डिसीजन मेकिंग है जो इकोनॉमिक्स हमें सिखाती भी है, और इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते भी हैं, सीखते भी हैं, ठीक है ना। चलें, उसके बाद हमने बात करी थी इकोनॉमिक्स की नेचर के हवाले से कि इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस और आर्ट दोनों में आती है। ईमान थोड़ा सा इस बात को आप एक्सप्लेन करेंगी कि साइंस और आर्ट दोनों में क्यों आ रही है इकोनॉमिक्स? हम इसमें किसके बारे में, फैक्ट के बारे में बात करते हैं, थ्योरी भी होती है, तो एक ही बात हो गई। किसी भी थ्योरी में हम क्या पढ़ते हैं, फैक्ट पढ़ते हैं। कोई भी थ्योरी हमें फैक्ट बताती है, ठीक है ना, लेकिन जब हम उस थ्योरी को अप्लाई करते हैं तो वो बेसिकली आर्ट कहलाती है, ठीक है ना।
तो जस्ट थ्योरी को स्टडी करते रहना, फैक्ट्स को स्टडी करना, ये तो साइंस है, ठीक है। लेकिन जब हम उस थ्योरी को अप्लाई करते हैं, ठीक है, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो आर्ट कहलाती है। तो हमने क्या कहा था कि इकोनॉमिक्स मैथडोलॉजी के लिहाज से बिल्कुल साइंस जैसी है। इसमें आप फैक्ट्स को स्टडी कर रहे होते हैं, थ्योरीज डेवलप कर रहे होते हैं बेस्ड ऑन फैक्ट, कि भाई पॉपुलेशन इतनी है, लिटरेसी इतनी है, ठीक है। जब हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, या इंटरेस्ट रेट तो चले आप लोगों के लिए अभी इस पॉइंट पे थोड़ा सा वो हो जाएगा, जब हम टैक्सेस बढ़ाते हैं तो उससे लोगों की कंजम्पशन कम हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है, फैक्ट है, थ्योरी हमें बता रही है। लेकिन अगर हमें एक्चुअल में फॉर सम रीज़न डिमांड कम करनी है इकोनॉमी की, तो हम क्या करेंगे, टैक्सेस बढ़ा देंगे। इम्प्लीमेंट करी हमने वो थ्योरी, तो जब हमने वो थ्योरी अप्लाई करी तो हम क्या है, ये आर्ट है। तो हमने कहा भाई इकोनॉमिक्स में साइंस और आर्ट दोनों में आ जाती हैं। फिर आपका क्वेश्चन क्या आया था, इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस है या फिर नॉर्मेटिव साइंस है। पॉजिटिव साइंस किसे कहते हैं, जो फैक्चुअल क्वेश्चंस पे बेस करती है, फैक्ट पे बेस करती है, ठीक है ना। जब आप किसी से फैक्ट के बारे में बात करेंगे, यानी आप किसी को बताएंगे भाई पाकिस्तान में लिटरेसी जो है वो इतने % है, 60% है लेट्स से, तो आगे वाला को पता है कि आप अपना ओपिनियन नहीं बता रहे हैं, आप तो फैक्ट बता रहे हैं, ठीक है ना। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। लेकिन अगर आप उस इलिटरेसी को ख़त्म करने के लिए कोई सोल्यूशन दे रहे हैं, नाउ इट्स योर ओपिनियन, कि भाई आपके ख्याल से अगर इलिटरेसी कम करनी है तो फ्री एजुकेशन देनी होगी, ठीक है, फ्री एजुकेशन से जो है वो इलिटरेसी रेट कम हो जाएगा, या कोई डिफरेंट प्रोग्राम्स करने चाहिए गवर्नमेंट को अवेयरनेस के, एजुकेशन के हवाले से, एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए। ये अपना ओपिनियन है हर किसी का, क्या करना चाहिए। जब हम बात करते हैं क्या करना चाहिए, तो ये हमारा ओपिनियन है, और ओपिनियन से हर किसी का एग्री करना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। हर किसी का अपना ख्याल होता है, अपना ओपिनियन होता है। इसीलिए हमारे पास इकोनॉमिक्स में डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, हर किसी के अपने नज़रियात हैं, हर कोई डिफरेंट तरह से देखता है इकोनॉमी को, उसकी प्रॉब्लम्स को, उसके सॉल्यूशंस को, हर कोई अपने नज़रिए से देखता है। तो इसलिए हमारे पास स्कूल ऑफ थॉट्स भी आ जाते हैं। तो बेसिकली पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जो हैं वो बेस करती हैं फैक्चुअल क्वेश्चंस पे, फैक्ट्स पे बेस कर रही होती हैं, और नॉर्मेटिव साइंस जो है वो आपकी ओपिनियन बेस्ड होती है, जिसमें हम व्हाट ऑट टू बी, आइडियली कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी, व्हाट ऑट टू बी, इस तरह के जब भी कोई क्वेश्चंस आते हैं तो वो बेसिकली नॉर्मेटिव साइंस के अंदर आ रहे होते हैं। अगेन इकोनॉमिक्स क्या है, पॉजिटिव साइंस भी है और नॉर्मेटिव साइंस भी है। रीज़न क्या है, इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ फैक्ट नहीं पढ़ रहे होते, मैं आपको क्या पढ़ाऊँगी, बस फैक्ट पढ़ाऊँगी कि भाई दुनिया में ये चीज़ ऐसी है, पाकिस्तान में ये ऐसा है, नहीं। अब जो जैसा है उसको हल कैसे करना है, उसको सही कैसे करना है। अगर कोई प्रॉब्लम है, एक फैक्ट है कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, और फिर उसको हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे अपनी इकोनॉमी में। भाई पॉलिसी मेकर्स क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ही तो कर रहे हैं, जो इकोनॉमिक थ्योरीज हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन ही तो कर रहे हैं। तो हमें इकोनॉमिक्स में पॉजिटिव और नॉर्मेटिव दोनों एस्पेक्ट नज़र आते हैं, ठीक है ना। फिर हमने ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स के हवाले से बात करी थी कि इकोनॉमिक्स को हम दो मेन ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो में हम इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहे होते हैं, स्मॉल लेवल पर बात कर रहे होते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी इकोनॉमी को डिस्कस कर रहे होते हैं, और हम ऐसे इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, नेशनल आउटपुट, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, ये मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं। जबकि माइक्रो इकोनॉमिक टॉपिक्स कौन से हैं आपके, लाइक कमोडिटी प्राइसिंग, किसी भी चीज़ की मार्केट में प्राइस कैसे डिटरमिन होती है, किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस कैसे डिटरमिन होती है मार्केट के अंदर, इसको स्टडी करना, ठीक है ना। लेबर की वेजेस कैसे, कौन डिसाइड करता है, कैसे डिसाइड होती हैं, ठीक है ना। क्या सिर्फ फर्म्स जो बोले लेबर काम करने को तैयार हो जाएंगे, आप सीए करके जाएं, आपको आगे फर्म बोले कि भाई हम आपको तो 50,000 देंगे, आप काम करने को तैयार हो जाएंगे? आप बोलेंगे सीए करने का फ़ायदा क्या, मुझे 50,000 रुपये अगर जॉब करनी हुई तो बेसिकली सिर्फ जो डिमांड कर रहा है ना सिर्फ उसकी बात सुनी जाती है, और जो सिर्फ सप्लाई करे ना सिर्फ उसकी बात सुनी जाती है। आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं तो आप सप्लाई कर रहे हैं अपनी सर्विसेज, फर्म्स आपकी सर्विसेज डिमांड कर रही हैं, तो ना सिर्फ उनकी सुनी जाएगी ना सिर्फ आपकी सुनी जाएगी, आप दोनों के म्यूचुअल
एक निगोशिएशन से एक वेज डिटरमिन होगी। तो हमने कल भी क्या बात करी थी कि दो फोर्सेस हैं जो कि प्राइस को डिटरमिन करती हैं। कौन सी फोर्सेस हैं? डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट में दो फोर्सेस हैं, इन दो फोर्सेस से किसी भी चीज़ की प्राइस डिटरमिन होती है, ठीक है ना। तो कोशिश मेरी ये है कि आप लोग साथ आ जाएं, तो आप लोगों को जो भी बेसिक बातें थी वो मैं बता दूं, लेकिन फिर भी आप लोग एक दफ़ा फर्स्ट क्लास ज़रूर अटेंड कर लीजिएगा, रिकॉर्डिंग उसकी, ठीक है। फिर हमने कहा था कि हमारी इकोनॉमी में कितने एजेंट्स हैं और पार्टिसिपेंट्स हैं जो हमारी इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, डिसीजन मेकिंग ले रहे होते हैं। 4 कौन कौन से? हाउस होल्ड्स किसे कहते हैं? अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। हाउस होल्ड्स कहते किसे हैं? कौन है हाउस होल्ड्स? हाउस होल्ड कौन है? प्रोड्यूसर है? हाउस होल्ड कंज्यूमर को कहते हैं। हाउस होल्ड कंज्यूमर का दूसरा नाम है, ठीक है। कंज्यूमर को इकोनॉमिक्स में हम क्या कहते हैं? हाउस होल्ड। कंज्यूमर क्या करता है भाई हसनैन? कंजम्पशन करता है गुड्स एंड सर्विसेज की। अच्छा, कंजम्पशन करने के लिए कुछ अर्न भी तो करना है ना, तो वो अपनी सर्विसेज देता है फर्म्स को, लेबर सर्विसेज, वहाँ से जो अर्न करता है फिर वो उस अर्निंग का क्या करता है? डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज में डिसाइड करता है कि क्या कंज्यूम करना है, क्या कंज्यूम किया जा सकता है अपनी इस लिमिटेड इनकम को यूज़ करते हुए। ऑब्जेक्टिव क्या है उसका? कि अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करना है, ठीक है ना। फर्म्स हमें पता है क्या करती हैं? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं। ये डिसीजन मेकर कैसी हैं? ये क्या डिसीजन मेकिंग कर रही हैं? कि भाई हमने कहा कि उनके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हैं? लिमिटेड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। अच्छा हसनैन और आयशा, अगर आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं पता तो मैं क्विकली बता दूं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम उन रिसोर्सेज को कहते हैं जो किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे आप कहते हैं ना कोई आउटपुट बनाना है तो इनपुट चाहिए। अब इनपुट क्या है? इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं भाई 4 फैक्टर्स हैं जिनको हम इनपुट रिसोर्सेज कहते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ज़रूरी हैं किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है ना। सबसे पहले तो एंटरप्रेन्योर डिसाइड करेगा कि भाई ये एक इनिशिएटिव लेना है, ये चीज़ प्रोड्यूस करनी है। फिर वो क्या करेगा? बाकी के तीनों फैक्टर्स को कंबाइन करेगा और एक चीज़ प्रोड्यूस होगी। तो बेसिकली एंटरप्रेन्योर क्या डिसीजन मेकिंग ले रहा है कि यार वो देख रहा है कि मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिमिटेड हैं और मुझे अपना प्रॉफिट क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं गुड ए को सप्लाई करूं, गुड बी को सप्लाई करूं या गुड सी को सप्लाई करूं। ये बिज़नेस करूं, ये बिज़नेस करूं या ये बिज़नेस करूं, मुझे किस में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है? अच्छा, अब लेट्स से एक बिज़नेस में बड़ा प्रॉफिट है लेकिन उसके लिए रिसोर्सेज ही नहीं है, तो वो तो आपके ऑप्शंस में ही नहीं होना चाहिए। ऑल्टरनेट्स क्या होते हैं? जो कि आपके रिसोर्सेज में रहते हुए जो आपके पास ऑल्टरनेट्स हैं कि मैं अपने रिसोर्सेज में रहते हुए ये कर सकता हूँ। अब इन सब में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मुझे किस में होगा? इसमें, तो मैंने अपने रिसोर्सेज वहाँ एलोकेट करने हैं। ये डिसीजन मेकिंग है, ठीक है ना। गवर्नमेंट क्या कर रही होती है? गवर्नमेंट कहती है कि भाई जो आपसे टैक्स के थ्रू जो रेवेन्यू जनरेट करती है गवर्नमेंट उसको डिसाइड करती है कि भाई इस रेवेन्यू को कहाँ लगाना है। एजुकेशन पे कितना लगाना है, हेल्थ पे कितना लगाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना लगाना है, डिफेंस पे कितना लगाना है, डिफरेंट सोशल नीड्स के दरमियान कैसे एलोकेट करना है इन फंड्स को। ये गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग है। फिर लास्ट हमारे पास कौन आ जाता है? पार्टिसिपेंट, फॉरेन ट्रेडर्स, ठीक है ना, इन जिन्हें हम इम्पोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स कह रहे होते हैं। तो ये 4 इकोनॉमिक एजेंट्स हैं हमारी इकोनॉमी के। उसके बाद हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे बात करी थी, रिवॉर्ड्स पे बात करी थी। मैं ये चाहूँगी कि फ़िलहाल हम न्यू टॉपिक अपना स्टार्ट कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि रिवीजन में हम सारे प्रीवियस ही टॉपिक करते रहें और कोई न्यू टॉपिक ना स्टार्ट कर पाएँ, ठीक है। तो आप लोग इसको काफ़ी हद तक आप लोग की मैंने रिवीजन तो करवा दी है कि आप लोग हमारे साथ अब चल सकते हैं आगे, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन। कंजम्पशन की बेसिस पर हम अपने गुड्स को डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। हम कहते हैं सबसे पहले तो इकोनॉमिक्स में गुड्स किसे कहते हैं? तो गुड्स की एक डेफिनेशन लिखी हुई है आप सबके सामने कि गुड्स रेफर्स टू द प्रोडक्ट्स दैट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स और वांट्स एंड प्रोवाइड
गुड्स किसे कहते हैं? कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो क्या कर रही हो, हमारी किसी ज़रूरत या ख्वाहिश को पूरा कर रही हो। एंड प्रोवाइड यूटिलिटी, यूटिलिटी क्या है? किसी भी चीज़ की यूज़फुलनेस, उससे हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है। मेडिसिन लेते हैं तो उससे क्या बेनिफिट मिलता है हमें? जो हमारी बुखार है, हमने पैराडोल ली, फीवर ठीक हो गया, उसमें कोई बेनिफिट है ना, हमारी किसी नीड को, हमारी कोई ज़रूरत को पूरा कर रहा है वो, ठीक है ना। तो हर उस चीज़ को हम गुड्स कह रहे हैं जो कि हमारी किसी भी ज़रूरत या ख्वाहिश को क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। अब ये याद रखिएगा कि गुड्स में दो तरह के गुड्स आ जाते हैं, एक टेंजिबल गुड्स होते हैं, एक इनटेंजिबल गुड्स होते हैं, ठीक है ना। टेंजिबल गुड्स मैंने कल आप लोगों को बताया, विच कैन बी सीन एंड टच्ड, ठीक है ना, जिसको आप पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो टेंजिबल गुड्स हैं। इनटेंजिबल गुड्स किसे कह रहे हैं? सर्विसेज को, ठीक है, जिसमें एजुकेशन सर्विस आ गई, हेल्थ आ गई, जितनी भी सर्विसेज हैं आपकी, बैंकिंग सर्विस, ठीक है ना, ये सारी कौन सी सर्विसेज, ये कौन से गुड्स हैं? इनटेंजिबल। तो यहाँ पे गुड्स से मुराद ये मत लीजिएगा कि सिर्फ हम टेंजिबल गुड्स की बात कर रहे हैं, इसमें दोनों गुड्स शामिल हैं। भाई एजुकेशन भी तो हमारी ज़रूरत और ख्वाहिश को पूरा कर रही होती है ना, कोई वो भी तो यूटिलिटी दे रही है हमें, ठीक है ना। तो हर वो गुड हो या सर्विस हो, वो कोई ना कोई हमें यूटिलिटी दे रही होती है। तो यहाँ पे गुड से मुराद टेंजिबल इनटेंजिबल दोनों गुड्स हैं। अच्छा जी, आ जाते हैं अब अपनी फर्स्ट टाइप पे। टाइप्स ऑफ गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन, कंजम्पशन की बेसिस पर हम अपने गुड्स को 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, जिसमें सबसे पहली टाइप आपके पास आ जाती है मेरिट गुड्स। मेरिट गुड्स क्या होते हैं? देखिए, अब आप जब इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो कुछ बातें आपको समझ में आएंगी और कुछ बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगी। जैसे कि चलें रीड करते हैं और फिर आप मुझे बताएं कि क्या आप सेंस क्या डेवलप हो रहा है, आपको थोड़ा बहुत क्या समझ में आ रहा है। Merit goods create positive externalities and contribute significantly to the social welfare. These goods are assumed to be socially desirable. These may be under-consumed and even under-produced by way of the prevailing market mechanism. अब कुछ बातें तो बड़ी मुश्किल हैं, लेकिन कोई सेंस डेवलप हुआ कि मेरिट गुड्स किस तरह के गुड्स होंगे। सोसाइटी के लिए, हाँ, सोशल वेलफेयर बढ़ती है इससे, यानी अच्छी चीज़ें हैं कुछ सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से। ये चीज़ें क्या हैं? मेरिट गुड्स क्या हैं? अच्छे हैं, डिज़ायरेबल है, ठीक है ना, यानी इन गुड्स की प्रोडक्शन और कंजम्पशन ज़्यादा होनी चाहिए, ये सोसाइटी के लिए अच्छे कंसिडर किया जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ टर्म्स बड़ी मुश्किल सी टर्म्स हैं, जैसे कि सबसे पहले उसने टर्म यूज़ करी पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़। मेरिट गुड्स क्रिएट पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़। अब ये एक्सटर्नैलिटीज़ का क्या मतलब है? देखिए, एक्सटर्नैलिटीज़ एक ऐसे एक्सटर्नल इफ़ेक्ट को कहते हैं जिस, यानी कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसका इफ़ेक्ट थर्ड पार्टी पर आ रहा हो। क्या मतलब हुआ? थर्ड पार्टी किसे कहते हैं? देखें, जब भी कोई एक्टिविटी होती है ना, उसमें दो पार्टीज़ तो ऐसी होती हैं जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं उस एक्टिविटीज़ में, जैसे कि उस जो इस एक्टिविटी को जनरेट कर रहा है प्रोड्यूसर, और जो उस एक्टिविटी को कंज्यूम कर रहा है उसके थ्रू कुछ कंजम्पशन कर रहा है, वो कौन होगा? कंज्यूमर होगा। ये तो उस एक्टिविटी से डायरेक्टली इन्वॉल्व है ना। एक होती है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी किसे कहते हैं? जिसका उस एक्टिविटी से डायरेक्ट किसी किस्म का कोई कनेक्शन नहीं हो। अगर कोई एक्टिविटी थर्ड पार्टी पर भी इफ़ेक्ट डाल रही है, इसका मतलब है वो एक्टिविटी क्या क्रिएट कर रही है? एक्सटर्नैलिटी, उसमें एक्सटर्नल इफेक्ट पाया जाता है। अब ये एक्सटर्नल इफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ, फॉर एग्जांपल हम इन्होंने यहाँ पे कहा कि एजुकेशन जो है वो क्या है? पॉजिटिव एक्सटर्नल मेरिट गुड है, सॉरी, एजुकेशन क्या है? मेरिट गुड है, यानी एजुकेशन क्या क्रिएट करेगी? पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। कैसे? देखिए, बात ये है कि
जब पेरेंट्स को डिसाइड करना होता है कि भाई अब बच्चा जो है ना स्कूल जाने की एज में आ गया है, तो अब इसको स्कूल में दाखिल करवाना है या नहीं करवाना, ये जो डिसीजन मेकिंग है ये प्योरली पेरेंट्स किस बेस पर कर रहे होते हैं, उस बच्चे का या अपना फ़ायदा देखते हुए। हम कोई भी डिसीजन मेकिंग लेते हैं तो हम उसमें बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस करते हैं ना, भाई अगर हमने ये किया तो उससे बेनिफिट क्या होगा और कॉस्ट क्या आएगी, दोनों को हम कंपेयर करते हैं और फिर हम डिसाइड करते हैं कि भाई ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब जब पेरेंट्स डिसाइड करते हैं बच्चे को स्कूल भेजना है कि नहीं भेजना, तो उसमें वो किसका फ़ायदा देख रहे होते हैं, सिर्फ अपना, कि भाई ये बच्चा पढ़ लिख कर जो है ना वो अच्छी जॉब कर लेगा, आगे जाकर अच्छा कमाएगा, ठीक है, ये सब बातें देख रहे होते हैं। लेकिन जब वो सिर्फ, अब उनकी सोच क्या है, नैरो, वो क्या कह रहे हैं, यानी एजुकेशन उस एक्टिविटी का फ़ायदा सिर्फ इंटरनल इफेक्ट देख रहे हैं कि जो हासिल करेगा सिर्फ उसको क्या बेनिफिट होगा, ठीक है ना। लेकिन बात ये है कि जो एजुकेशन है उसका बेनिफिट सिर्फ एक इंडिविजुअल तक तो नहीं रहता जो उस एजुकेशन को हासिल कर रहा है, उसका बेनिफिट तो पूरी सोसाइटी को होता है। यानी आप अगर कोई भी अपने बच्चों को एजुकेशन हासिल ना करवाए तो क्या होगा, आपकी इकॉनमी ग्रो नहीं करेगी, ठीक है। आप ऐसे लोगों को, यानी इलिटरेट लोग अगर आपकी इकॉनमी में ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, कोई रूल्स और लॉ को फॉलो नहीं करेगा, किसी को कुछ पता ही नहीं होगा, ठीक है ना। कैसे टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है, कैसे न्यू स्किल सीखनी है। जब आप एजुकेशन हासिल करते हैं तो आपको चीज़ों का एक नॉलेज मिलती है ना, कि कैसे चीज़ों को अडॉप्ट करना है, आपके अंदर वो एक चीज़ क्रिएट होती है, ठीक है। वो शऊरी अगर एक बंदे के अंदर नहीं होगा तो वो कैसे चीज़ों को मैनेज करेगा, कैसे काम करेगा, क्या स्किल्स होंगी उसके आगे जाकर, ठीक है ना। और ये तो भाई, ये तो वो वाली बात है ना कि आप एक बंदा जो पढ़ा लिखा है और एक बंदा जो पढ़ा लिखा नहीं है, उनको आप कब किसी भी बेसिस पर कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है ना। वो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो बेसिकली हम कहते हैं कि एजुकेशन का जो बेनिफिट है वो सिर्फ उस बंदे तक महदूद नहीं है जो उसको हासिल कर रहा है, उसका बेनिफिट तो दूसरों तक भी पहुंच रहा है, ठीक है ना। तो एजुकेशन क्या क्रिएट कर रही है, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, सोशली डिज़ायरेबल है, ठीक है ना। एजुकेशन का फ़ायदा सिर्फ एक तक नहीं रह रहा, पूरी सोसाइटी तक पहुंच रहा है। लेकिन लोग क्या करते हैं, जब एजुकेशन हासिल करने का डिसीजन लेते हैं कि एजुकेशन हासिल करनी है कि नहीं करनी, तो वो सिर्फ अपना फ़ायदा नुकसान देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से समटाइम्स क्या होता है कि उनको लगता है कि भाई इसमें कॉस्ट बेनिफिट से ज़्यादा है। जो गरीब माँ बाप हैं वो क्या देखेंगे, वो देखेंगे यार अगर हम इस बच्चे को किसी जगह बिठा देते हैं तो कुछ अर्निंग हो जाएगी, स्कूल भेजेंगे तो क्या है, कॉस्ट भी आएगी और बदले में कुछ मिलेगा भी नहीं, ठीक है ना, अभी तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इस बेसिस पर वो डिसाइड करें यार बच्चे को स्कूल नहीं भेजना। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर इसको हम प्रिवेलिंग मार्केट मैकेनिज्म पे छोड़ दें, मार्केट पे छोड़ दें, तो ये क्या होंगी, इनकी कंजम्पशन भी कम होगी, और यानी किसी दूसरी फोर्स को होना चाहिए जो इस बात को इंडोर्स करवाए कि उसकी क्या इम्पोर्टेंस है सोसाइटी के लिए। अच्छा, एक इंडिविजुअल कभी सोसाइटी के बारे में नहीं सोचता। आप जब भी कोई अपनी डेली लाइफ में डिसीजन लेते हैं तो क्या ये सोच रहे होते हैं कि मेरे इस डिसीजन से सोसाइटी को क्या फ़र्क पड़ेगा। आप सेल्फ इंटरेस्ट मैकेनिज्म पे चलता है ना, हर कोई क्या देखता है, अपना इंटरेस्ट देखता है, अपना फ़ायदा देखता है। लेकिन सोसाइटी को कौन देख रहा होता है, गवर्नमेंट। कौन सा इकोनॉमिक एजेंट है जो सोशल वेलफेयर देख रहा होता है, गवर्नमेंट को पता है कि ये गुड कितना डिज़ायरेबल है सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इसको मार्केट पे नहीं छोड़ देती कि भाई जितनी भी डिमांड हो, जितनी भी सप्लाई हो। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट खुद इसमें इंटरफेयर करती है इस मार्केट के अंदर। और आपको दिखता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी। गवर्नमेंट को क्या ज़रूरत पड़ी, भाई प्राइवेट स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, लेकिन गवर्नमेंट को पता है कि उनकी फ़ीस हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। और जब कोई फ़ी अफोर्ड नहीं कर पाएगा तो वो अपना जब बेनिफिट देखेगा तो बोलेगा यार कॉस्ट इतनी ज़्यादा आ रही है, इससे बेहतर ये है कि भाई क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। तो वो सिर्फ अपना लिमिटेड बेनिफिट देखते हुए डिसाइड करे, हो सकता है कि भाई एजुकेशन नहीं दिलाते अपने बच्चे को। लेकिन गवर्नमेंट को पता है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से, इसलिए गवर्नमेंट उस पर
उसको फोकस करती है, उसमें फ्री एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है या मिनिमम फ़ी पे जो है वो आपको एजुकेशन दी जा रही होती है। अब यूनिवर्सिटीज़ में देख लें, ठीक है, वही डिग्री जो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में लाखों में हो रही होती है, वही आपकी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बहुत मिनिमम उस पर जो है वो आपका वो डिग्री कंप्लीट हो जाती है आपकी उसमें, ठीक है ना। तो ये एक तो ये मेरिट गुड हो गया। दूसरा हेल्थ। अच्छा, हेल्थ कैसे मेरिट गुड है? मेरी हेल्थ अच्छी होना या ना होना, इसका फ़ायदा नुकसान तो मेरे साथ एसोसिएटेड है, किसी दूसरे को क्या मसला होगा इससे? मेरी हेल्थ ख़राब होने का एक नुकसान जो सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से हम देख सकते हैं वो ये है कि मेरी प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट आएगा अगर मेरी हेल्थ अच्छी नहीं होगी। अगर मैं अब मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, अब एक हफ़्ते में बीमार पड़ी हुई हूँ, तो आप लोगों के एक हफ़्ते मैंने क्लास क्या कर दी है, ले नहीं रही हूँ। आप लोगों का सिलेबस जो है ना वो बड़ा ख़तरे में पड़ गया है कि भाई सिलेबस कैसे होगा, मिस तो आ ही नहीं रही है, क्लास ही नहीं ले रही हैं, प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट आने लग गया। तो अगर वर्कर्स की हेल्थ अच्छी नहीं होगी, उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं होगी, तो इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी नहीं होगी कंट्री की, ठीक है। अब आप इस बात से इसको समझें कि इसकी इंपॉर्टेंस भी कितनी है और इसमें भी कितनी पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है कि गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर पे भी उतना ही इंपॉर्टेंस देती है। भाई प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं ना, प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, रहने देती नहीं। गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, अपने हॉस्पिटल्स बनाए हुए जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो हेल्थ सर्विस दी जा रही है। क्यों भाई? क्योंकि उसमें एक पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है, सोशली डिज़ायरेबल एक फैक्टर है, ठीक है ना। इसी तरीके से हमने कहा पार्क्स भी मेरिट गुड्स में आ जाते हैं। तो इसका एक जनरल आइडिया देखिए, इसमें से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं आते पेपर में, लेकिन आपको इसकी कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए। नंबर 1, मेरिट गुड्स वो गुड्स हैं जो कि एक पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, एक पॉजिटिव एक्सटर्नल इफेक्ट क्रिएट करते हैं। यानी ये वो गुड्स हैं जिनका फ़ायदा सिर्फ उस इंडिविजुअल तक नहीं रहता जो कि उसको हासिल कर रहा है, बल्कि पूरी सोसाइटी तक इसका फ़ायदा पहुंचता है। इसी वजह से एक इंडिविजुअल उसके फ़ायदे को उस ब्रॉड व्यू में नहीं देख पाता, इसलिए उसको उतनी कंजम्पशन नहीं कर पा रहा होता जितनी करनी चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, उस पर फोकस करती है, उसको प्रोवाइड कर रही होती है। अच्छा, डीमेरिट गुड्स हसनैन आप बताएंगे मुझे ज़रा, आप मेरिट गुड्स समझने के बाद कि डीमेरिट गुड्स कौन से गुड्स हैं? सिगरेट हो गया या अल्कोहल हो गई, ये क्या है, डीमेरिट गुड्स है। यानी अब एक बंदा स्मोक कर रहा है, ठीक है, इसमें थर्ड पार्टी इफेक्ट क्या आ रहा है? एक बंदा जिसने सिगरेट दी और एक बंदा जिसने सिगरेट ली, कॉस्ट थर्ड पार्टी पर भी आ रही है, ठीक है ना। जो उसके सराउंडिंग में लोग हैं उन पे भी इफेक्ट आ रहा है, उसका हार्मफुल इफेक्ट। एक बंदा अल्कोहल ले रहा है, ठीक है, अल्कोहल तो आपको पता है आपकी पूरी बिहेवियर में चेंज लेकर आ जाती है, ठीक है ना। आप बाहर की कंट्रीज़ में देखें कि कितने एक्सीडेंट होते हैं डेली बेसिस पर इस वजह से, ठीक है ना। तो ये और बहुत सारे आपके पूरा बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो ये बेसिकली इसके बहुत से एक्सटर्नल नेगेटिव एक्सटर्नल इफेक्ट क्रिएट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो हम इन सब चीज़ों को डीमेरिट गुड्स कंसिडर कर रहे होते हैं। अच्छा, जिस तरीके से मेरिट गुड्स में गवर्नमेंट क्या दे रही होती है आपको, सब्सिडीज़, स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं आपको, सब्सिडाइज्ड रेट पे पढ़ाया जा रहा है, एजुकेशन दी जा रही है। सब्सिडाइज्ड रेट क्या है? मार्केट रेट से कम रेट पर। मार्केट में एमबीए की डिग्री की एक कॉस्ट है, अगर आप उसको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में करेंगे तो वो रिलेटिवली आपको लो कॉस्ट में आप कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि आपको सब्सिडाइज्ड रेट में वो एजुकेशन दी गई। तो जो मेरिट गुड्स है उसमें सब्सिडी दी जाती है, और जो डीमेरिट गुड्स है उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, डिस्करेज करेगी ना। सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से इन चीज़ों की कंजम्पशन और प्रोडक्शन क्या होनी चाहिए, कम। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स लगाएगी, ऐसी चीज़ों पे क्या करेगी, टैक्स लगाएगी, ताकि लोग क्या करें, कम कंजम्पशन करें, और कम कंजम्पशन करेंगे तो प्रोडक्शन भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है ना। अच्छा जी, फिर हमारे पास आ जाते हैं पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स किसे कहते हैं? पब्लिक गुड्स वो गुड्स हैं जिनको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही होती है प्योरली। मेरिट गुड्स में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों कंट्रीब्यूशन है ना, एजुकेशन सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर भी है और गवर्नमेंट सेक्टर भी है। लेकिन पब्लिक गुड्स वो गुड्स हैं प्योरली जिनको सिर्फ कौन प्रोवाइड कर रहा होता है, गवर्नमेंट। किसी प्राइवेट इंडिविजुअल का इंसेंटिव ही नहीं है इनको प्रोवाइड करने का। क्यों?
इनके अंदर कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हैं कि अगर कोई एक प्राइवेट इंडिविजुअल इनको प्रोवाइड करना चाहे तो उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसको रीड कर लेते हैं। पब्लिक गुड्स आर रीडली अवेलेबल टू ऑल ऑफ द पीपल इन अ सोसाइटी। ये ऐसे गुड्स हैं जिनकी जॉइंट कंजम्पशन हो रही है। एट द सेम टाइम इसका फ़ायदा सोसाइटी में रहने वाले सारे लोगों तक पहुंच रहा है, ठीक है ना। These goods enjoy the characteristics of non-rivalry and non-excludability। ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये MCQs में आ सकता है। पब्लिक गुड्स में कौन से दो कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं? नॉन राइवलरी एंड नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी। अच्छा, राइवलरी का क्या मतलब है? राइवल का मतलब समझ में आता है, कॉम्पिटिटर के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। राइवलरी यानी किसी किस्म का कॉम्पिटिशन होना, नॉन राइवलरी यानी कोई कंपटीशन नहीं है। देखिए सम टाइम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जब आप मेजॉरिटी ही होती हैं ऐसी कि उनमें राइवलरी होती है। यानी आप कोई चीज़ लेने गए शॉप पे, ठीक है, अब आपने वो चीज़ जब परचेज़ कर ली तो उस सेम यूनिट का फ़ायदा अब किसी और को नहीं पहुंचेगा आपके अलावा। आपने जाकर आइसक्रीम ली, अब वो आइसक्रीम आपकी है, आप खाएंगे, उसका फ़ायदा सिर्फ आप तक महदूद है, आप तक लिमिटेड है, राइवलरी है ना, ठीक है ना। यानी एट द सेम टाइम सबको उसका बेनिफिट नहीं पहुंच रहा, ठीक है ना, तो एक तरह का कंपटीशन है। नॉन राइवलरी यानी अगर उस पर्टिकुलर यूनिट का फ़ायदा सबको पहुंचे तो किसी किस्म का कंपटीशन नहीं है कि भाई नहीं मुझे बेनिफिट मिलना चाहिए, इसको नहीं मिलना चाहिए, कंपटीशन ही ख़त्म, राइवलरी ही ख़त्म। तो हम कह रहे हैं पब्लिक गुड्स में कोई राइवलरी किसी भी किस्म की नहीं है। एक दफ़ा जब ये चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाती हैं तो इनका फ़ायदा सोसाइटी में सारे लोगों तक पहुंचता है, किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल तक महदूद नहीं रहता। नंबर 2, आप इसकी कंजम्पशन से किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। यानी मैं चाहूँ कि ज्ञानचंद फला चीज़ को कंज्यूम ना करे, मैं रोक नहीं पाऊँ, लेकिन हालांकि मैं दे रही हूँ, मैं सप्लायर हूँ उस चीज़ की, लेकिन मैं चाहते हुए भी ज्ञानचंद को उस चीज़ की कंजम्पशन से ना रोक सकूं। तो इसका मतलब उस चीज़ में क्या कैरेक्टरिस्टिक है? नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी, कि सप्लायर प्रिवेंट नहीं कर सकता कंजम्पशन से। आप आइसक्रीम लेने जाते हैं, अगर आप उसके पैसे नहीं देंगे तो आपको आइसक्रीम वाला दे देगा आइसक्रीम। एक्सक्लूजन हो रही है ना, इसमें एक्सक्लूजन हो रही है। सप्लायर कह रहे हैं जब तक नहीं दूंगा जब तक पैसे नहीं दोगे आप। तो जब तक ये वाली चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, यानी एक्सक्लूडिबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक है। बट अगर सप्लायर चाहते हुए भी एक्सक्लूड ना कर पाए तो यानी इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक है? नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी। अच्छा भाई, मिसाल क्या है इसकी? तो हमने कहा नेशनल डिफेंस सिस्टम, जब कंट्री डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करती है, ठीक है भाई, हमारे मुल्क की एक फ़ौज है ना जो हमें प्रोटेक्ट कर रही है, वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी सिर्फ मुझे है? सबको है, मुल्क में रहने वाले सारे लोगों को वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, ठीक है ना भाई। अभी रिसेंट में जो इंडिया और पाकिस्तान का हुआ मसला, उसमें सबने देखा ना कि भाई हाँ ठीक है, फ़ौज ने प्रोटेक्शन दी, ठीक है, उन चीज़ों को हम लोग को रोका गया, ठीक है, तो वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी मुल्क में रहने वाले सारे लोगों को मिली हुई है ना। एट द सेम टाइम आप चाहे फलां को नहीं मिले, फलां वो सिक्योर फील ना करे, आप कैसे उसको रोक सकते हो? मुल्क से कैसे निकालोगे उसको? एक्सक्लूजन पॉसिबल नहीं है। और एक दफ़ा जब वो डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड कर दिया गया तो उसका फ़ायदा किसको हो रहा है? सबको हो रहा है, उसका बेनिफिट सब तक पहुंच रहा है। चलें कोई और एग्जांपल लेते हैं। स्ट्रीट लाइटनिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। अच्छा, ये स्ट्रीट लाइटनिंग की फैसिलिटी से आप किसी को रोक सकते हैं कि भाई फलां गाड़ी यहाँ से नहीं जाएगी? एक्सक्लूजन पॉसिबल नहीं है। अब लग गई है स्ट्रीट लाइट्स, अब जो वहाँ से गुजरेगा उसको उसका बेनिफिट होगा। क्या उसमें किसी किस्म की कोई राइवलरी है? राइवलरी का मतलब क्या होता है? एक का बेनिफिट दूसरे की वजह से अगर कम हो रहा हो, एक का बेनिफिट किसी दूसरे की वजह से अगर कम हो रहा हो तो हम कह रहे हैं फला चीज़ में राइवलरी है, राइवल इन कंजम्पशन है। लेकिन जितनी गाड़ियाँ वहाँ से गुजर रही हैं सबको इक्वल बेनिफिट मिलेगा उस स्ट्रीट लाइट का। ऐसा तो नहीं है कि किसी एक गाड़ी की वजह से दूसरी गाड़ी को वो लाइटनिंग फैसिलिटी ना मिल रही हो। सब इक्वली उस चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं, उससे बेनिफिट उठा रहे हैं, किसी का बेनिफिट दूसरे की वजह से कम नहीं हो रहा। तो इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक पाई जा रही है? नॉन राइवलरी की।
तो पब्लिक गुड्स आपके वो गुड्स होते हैं जिनमें कैरेक्टरिस्टिक होती है नॉन राइवलरी, नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी। किसी का बेनिफिट दूसरे की वजह से कम नहीं होगा, यानी सब उसको इक्वली उसका फ़ायदा उठा रहे होंगे। नंबर 2, आप किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते उस सर्विस को अवेल करने से। तो इसमें इन्होंने हाईवे नेटवर्क भी लिखा हुआ है, नेशनल डिफेंस सिस्टम भी लिखा हुआ है। देखिए एजुकेशन जो है ना, उसमें एक्सक्लूडिबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है। देखिए दोनों कैरेक्टरिस्टिक जब एक जगह कंबाइन होंगे तो वो पब्लिक गुड्स कहलाएंगे। ऐसा नहीं कि किसी एक में नॉन राइवलरी है पर एक्सक्लूडिबिलिटी भी है उसके साथ साथ, तो वो पब्लिक गुड्स नहीं कहलाएगा। नॉन राइवलरी, नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी, दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स एक जगह कंबाइन होंगे तो वो पब्लिक गुड्स है। और पब्लिक गुड्स सिर्फ और सिर्फ कौन प्रोवाइड कर रहा है? गवर्नमेंट। क्यों? इसमें किसी इंडिविजुअल का फ़ायदा क्यों नहीं है? अब एक इंडिविजुअल उठता है और वो कहता है कि भाई मैं जो है ना वो स्ट्रीट लाइटनिंग की फैसिलिटी जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा, ठीक है ना, तो आप लोग सब मुझे जो है ना वो इतनी इतनी अमाउंट दे दें। ये जब आप ये यूनियन वालों को पता है लोगों से पैसे निकलवाना कितना मुश्किल होता है, ठीक है। अच्छा अब हर कोई क्या सोचेगा? हर कोई ये सोचेगा कि यार अगर मैं नहीं देता पैसे तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ मेरी अमाउंट ना देने से क्या मसला आ जाएगा। और अगर ये सर्विस एक दफ़ा दे दी गई, प्रोवाइड कर दी गई, तो कोई मुझे इसको अवेल करने से रोक, मैं तो फ़ायदा उठा लूँगा मुफ्त में। तो हर इंडिविजुअल ये सोच के क्या करेगा? पे नहीं करेगा। इसमें एक प्रॉब्लम होती है पब्लिक गुड्स में, जब ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स कंबाइन हो जाते हैं तो यहाँ एक प्रॉब्लम आ जाती है जो कि कहलाती है फ्री राइडर प्रॉब्लम। हर कोई मुफ्त में फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा, हर कोई ये चाहेगा कि मैं पे भी ना करूं और मुझे फ़ायदा भी हो जाए, जिसकी वजह से कोई भी पे नहीं करेगा और ये सर्विस प्रोवाइड ही नहीं की जा पाएगी। गवर्नमेंट कैसे प्रोवाइड करती है? गवर्नमेंट आपको बताती है मैम डिफेंस पे जो कॉस्ट लगी है वो आपको किस तरीके से ले रहे हैं। गवर्नमेंट आप पे टैक्सेस लगा रही होती है, गवर्नमेंट ले सकती है ना आपसे पैसे टैक्सेस के थ्रू। गवर्नमेंट तो पूरी इकोनॉमी को एक तरीके से चला रही है, ठीक है ना, तो वो तो आप पे टैक्सेस के थ्रू ले लेती है, लेकिन एक इंडिविजुअल नहीं ले सकता आपसे। वो किस बेस पर, किस तरीके से आपको बोलेगा कि भाई आपने मुझे पे करना है? तो इसलिए ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जब ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स कंबाइन हो जाते हैं तो ये वो चीज़ें होती हैं जिनको गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कर पाती है, कोई एक आम इंडिविजुअल का कोई बेनिफिट नहीं रहता इनको प्रोवाइड करने में। अच्छा जब आप एक कैटेगरी समझ लेते हैं तो दूसरी कैटेगरी समझना आसान हो जाता है। पब्लिक गुड्स समझ लिया तो प्राइवेट गुड्स समझना आसान हो गया। प्राइवेट गुड्स कौन से होंगे? जिसमें एक्सक्लूडिबिलिटी भी है, जैसे मैंने आइसक्रीम की एग्जांपल दी, और राइवलरी भी है। उस आइसक्रीम का बेनिफिट सिर्फ आप तक लिमिटेड है, किसी और तक नहीं पहुंचेगा, तो राइवलरी है, राइवल इन कंजम्पशन है। ऐसा नहीं है कि सबको बेनिफिट पहुंच रहा है, ठीक है ना। तो प्राइवेट गुड्स वो गुड्स हैं जिनमें राइवलरी और एक्सक्लूडिबिलिटी ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, और तकरीबन जितने भी गुड्स हैं वो प्राइवेट गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। पब्लिक गुड्स तो कुछ स्पेसिफिक है ना, हर चीज़ तो गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड कर रही ना, गवर्नमेंट स्पेसिफिक कुछ चीज़ों को प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो वो आपके प्राइवेट गुड की पब्लिक गुड्स की कैटेगरी में तो कुछ चीज़ें आ रही हैं। नॉर्मली जितने भी गुड्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर आपको प्रोवाइड कर रहा हो तो उसमें आपकी राइवलरी और एक्सक्लूडिबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक पाई जा रही होती है। आयशा समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट? आपको कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं क्लब गुड्स। अब ज़रा क्लब गुड्स रीड करिएगा क्या कह रहे हैं। क्या करेक्ट, जब जैसे आप पढ़े एक्सक्लूडिबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक, आपके जहन में क्या आना चाहिए कि इसकी कोई कॉस्ट है, कोई प्राइस है, पे नहीं करेंगे तो सप्लायर आपको नहीं देगा, ठीक है ना। बट आर नॉन राइवल टिल अ पॉइंट वेयर कंजस्शन टेक्स प्लेस, यानी एक पॉइंट तक इनकी कंजम्पशन क्या है? नॉन राइवल। एक का बेनिफिट दूसरे की वजह से कम नहीं हो रहा, सब फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट पर आकर जब कंजस्शन होने लग जाएगी तो फिर इसकी कंजम्पशन क्या हो जाएगी? राइवल। जैसी ही राइवल होती है, राइवल होने का मतलब ये कि अब आप चाहेंगे कि फ़लाँ कंज्यूम ना करें, उसकी वजह से मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा,
जैसे कि इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आप यूज़ कर सकते हैं, वो चीज़ें जो क्लब ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ एंजॉय कर रहे होते हैं, जैसे कि स्विमिंग पूल है, एक बंदे के लिए तो नहीं है, पूल है ना, एक बंदे के लिए नहीं बनाया गया है वो, तो एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन अगर बहुत ही सारे लोग आ जाएं फिर क्या होगा? फिर आप बोलेंगे उनको मज़ा ही नहीं आ रहा, फ़ायदा ही नहीं हो रहा। आप बोलेंगे यार कुछ को निकालूंगे तो कुछ पता चलेगा, अजीब खड़े हुए कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा, ठीक है ना। सिनेमा हॉल्स हो गए आपके, ठीक है। और क्या कह सकते हैं आप, मैं हमेशा इसमें एक एग्जांपल देती हूँ वाईफाई की। वाईफाई सर्विस है, पे करके मिलती है आपको, ठीक है ना। एक ही टाइम पे घर के 5-6 लोग, 5-6 मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स यूज़ कर रहे होते हैं, किसी को कोई मसला नहीं होता। लेकिन एक पॉइंट वो आता है कि जब फॉर एग्जांपल कोई गेस्ट वेस्ट आ गया, कोई और दूसरा बंदा आ गया, उसने भी पासवर्ड ले लिया, अब क्या होता है? आपका नेट स्लो होने लग जाता है। ये है वो पॉइंट जब क्या होना स्टार्ट हो गई है, कंजशन। अब आपका बेनिफिट दूसरे की वजह से क्या हो रहा है? अब कंजम्पशन इसकी नॉन राइवल नहीं रही, अब राइवल हो गई है, कंपटीशन क्रिएट हो गया है। और जब कंपटीशन क्रिएट हो गया है तो क्या होगा? आप चाहेंगे कि यार ये नेट बंद कर दे तो मेरा नेट चले, ठीक है ना। तो क्लब गुड्स हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सक्लूडिबिलिटी बट आर नॉन राइवल टिल अ पॉइंट वेयर कंजशन टेक्स प्लेस। एक पॉइंट तक इनकी कंजम्पशन क्या है? नॉन राइवल, किसी किस्म का कोई कंपटीशन नहीं है, सब बेनिफिट उठा रहे हैं। लेकिन जब कंजशन होने लग जाएगी तो फिर इनकी कंजम्पशन क्या हो जाएगी? राइवल। इसके बाद हमने कुछ स्लाइड्स करनी है आज, ताकि फिर हम राइवल का मतलब ये है कि जब उस कमोडिटी का जो बेनिफिट है वो सब तक ना पहुंच रहा हो, किसी एक इंडिविजुअल तक महदूद हो, यानी अगर जिसने उस चीज़ को कंज्यूम करा बस अब उसी को फ़ायदा होगा, दूसरे को नहीं होगा। राइवल इन कंजम्पशन, ठीक है ना। नॉन राइवल का मतलब कि जब उसका बेनिफिट सब तक पहुँचे, सब एक साथ उस चीज़ को कंज्यूम कर रहे हो और सबको उसका बेनिफिट हो रहा हो, तो कंपटीशन नहीं है ना, सब तक बेनिफिट जा रहा है, यानी नॉन राइवलरी है। जब बेनिफिट किसी एक बंदे तक महदूद हो गया और कोई दूसरा उसका फ़ायदा नहीं उठा सकता तो राइवलरी हो गई। ये कंपटीशन उस तरह का कंपटीशन नहीं है। आप वो कंपटीशन जहन में रख रहे हैं तो आपको लग रहा है पता नहीं कौन सा कंपटीशन है। ये बेनिफिट के सेंस में कंपटीशन की टर्म हम यूज़ कर रहे हैं, राइवल की टर्म यूज़ कर रहे हैं। जब बेनिफिट सबको हो रहा है तो नॉन राइवल, जब एक का बेनिफिट दूसरे की वजह से कम हो रहा हो या बिल्कुल भी ना हो रहा हो तो वो क्या आ गई? अब राइवलरी आ गई है, ठीक है। आप मोबाइल सेट जाके लेंगे तो वो मोबाइल आपका है, उसका फ़ायदा आप तक महदूद है, किसी दूसरे को नहीं पहुंचेगा, तो ये मोबाइल इसकी कंजम्पशन क्या है? राइवल, ठीक है ना। लेकिन आप सिनेमा हॉल जाते हैं तो आप अकेले बैठ के सिनेमा हॉल में देख रहे होंगे? नहीं भाई, और भी बहुत सारे लोग हैं, नॉन राइवल। उसका उस जगह का जो भी इंजॉयमेंट है वो आपके साथ साथ और भी बहुत सारे लोग उसको ले रहे हैं, ठीक है ना। तो जब एक चीज़ की कंजम्पशन एक टाइम पर बहुत सारे लोगों तक पहुंच रही है, उसका बेनिफिट बहुत सारे लोग ले रहे हो, तो वो नॉन राइवल है। और जब बेनिफिट सिर्फ एक बंदे तक महदूद हो जाए या एक की वजह से दूसरे का बेनिफिट कम हो रहा हो तो यानी राइवलरी आ गई है। एक्सक्लूडिबिलिटी बिल्कुल डिफरेंट बात है। एक्सक्लूडिबिलिटी का मतलब है कि सप्लायर अगर आपको उस चीज़ को कंज्यूम करने से रोक सकता है, सिनेमा हॉल जाएंगे पे करना पड़ेगा ना, वरना अंदर जाने देंगे? नहीं जाने देंगे। एक्सक्लूडिबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक है। एक्सक्लूडिबिलिटी है बट नॉन राइवल है, कंपटीशन नहीं है, एक साथ बहुत सारे लोग उसका बेनिफिट ले रहे हैं, टिल अ पॉइंट वेयर कंजशन टेक्स प्लेस, जब तक कंजशन नहीं हो जाती, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, ये आसान सा टॉपिक है, कह रहे हैं इनकम, और ये आगे भी काफ़ी रिपीट होगा। इनकम की बेसिस पर हम अपने गुड्स को 3 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। नंबर 1 नॉर्मल गुड्स,
नॉर्मल गुड्स के कोई किसी गुड्स का नाम नहीं है, ये बेसिकली क्या है, इसको हम नॉर्मल गुड्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है और हम डिमांड क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। भाई हमारी इनकम बढ़ गई, हम ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जब इंडिविजुअल्स की इनकम बढ़ती है तो इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, अपनी डिमांड भी इंक्रीज़ कर देते हैं। तो ऐसे गुड्स जिनकी इनकम बढ़ने से डिमांड भी बढ़ जाए उनको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल गुड्स, ठीक है ना। लेकिन कुछ गुड्स ऐसे होते हैं, इसमें जो इनकम इलास्टिसिटी से रिलेटेड बात है उसको अभी इग्नोर करिएगा, वो इंशाल्लाह चैप्टर 3 में आप समझेंगे। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनकी डिमांड इनकम बढ़ने से कम हो जाती है। सुनने में अजीब सा लगता है ना कि भाई मेरी इनकम बढ़ी है, मैंने कहा मैं अब कम ये चीज़ कम खरीदूंगी। क्यों? क्योंकि वो गुड्स कौन से होते हैं, इन्फीरियर गुड्स, ठीक है ना। कैसे? फॉर एग्जाम्पल कुछ चीज़ें होती हैं जो सस्ती चीज़ें होती हैं ना, सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब एक बंदे के पास कम इनकम है, उसको मोबाइल लेना है, तो क्या करेगा, सेकंड हैंड मोबाइल ले लेगा, ठीक है ना। अब सेकंड हैंड मोबाइल उसने ले लिया, वो कंज्यूम कर रहा है, उसको यूज़ कर रहा है, उसकी इनकम बढ़ गई, अब क्या करेगा, दोबारा से सेकंड हैंड मोबाइल लेगा, अब वो न्यू मोबाइल की तरफ जाएगा। तो सेकंड हैंड मोबाइल्स की, सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स की डिमांड उसने अब क्या कर दी, कम कर दी। कब कम करी, जब उसकी इनकम बढ़ गई, ठीक है। इसी तरीके से जब हम बाय ट्रेन ट्रैवलिंग करते हैं तो उसमें भी हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं ना, एक इकोनॉमी क्लास, एक बिजनेस क्लास। अब जिनकी अफोर्डेबिलिटी इकोनॉमी क्लास की है वो इकोनॉमी क्लास से ट्रैवलिंग करेंगे, लेकिन जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप क्या प्रेफर करेंगे, बिजनेस क्लास से जाओ, इकोनॉमी क्लास की डिमांड कम कर देंगे आप। तो बेसिकली इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स हैं जिनकी डिमांड इनकम बढ़ने से कम हो जाती है। जिनकी इनकम कम होगी वो ऐसी चीज़ों को ज़्यादा ख़रीदेंगे, जिनकी इनकम ज़्यादा होगी वो ऐसी चीज़ों को कम ख़रीदेंगे। तो क्या रिलेशन दिख रहा है आपको, नेगेटिव रिलेशन। नेगेटिव रिलेशन समझ में आता है जिसमें दो वेरिएबल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हों। इनकम बढ़ी, डिमांड कम हो गई, इनकम कम हुई, आपने इन्फीरियर गुड्स को ज़्यादा ख़रीदना शुरू कर दिया, नेगेटिव रिलेशन। जबकि नॉर्मल गुड्स में क्या रिलेशन है, इनकम के साथ डिमांड का पॉजिटिव रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन। इनकम ज़्यादा होगी, डिमांड भी ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा चीज़ें ख़रीदेंगे, इनकम कम होगी, कम चीज़ें ख़रीदेंगे। तो ज़्यादातर गुड्स नॉर्मल गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। इन्फीरियर गुड्स की तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल दी ना, सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स हो गई, आपको मैंने उसकी मिसाल दी। और क्या हो सकता है, सम टाइम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी इन्फीरियर गुड्स की कैटेगरी में आती है कि भाई वो ज़्यादा अफोर्डेबल है। अपनी गाड़ी से आना, अपनी बाइक से आना, ज़ाहिर है उसमें आपका अलग से ज़्यादा कॉस्ट लग रही है, तो ज़्यादा अफोर्डेबल क्या है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो जिनकी इनकम कम होती है वो क्या प्रेफर करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रेफर कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट आप इसमें एग्जांपल्स यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, सुपीरियर नाम से पता लग रहा है सुपीरियर का क्या मतलब होगा, लग्जरी गुड्स। सुपीरियर गुड्स यानी लग्जरी गुड्स, ठीक है ना। ये वो गुड्स हैं जो कि हैं तो नॉर्मल गुड्स ही, यानी इनकम ज़्यादा होगी तभी डिमांड ज़्यादा करेंगे ना आप इनकी, लेकिन ये एक्सट्रीम फॉर्म है नॉर्मल गुड्स की, यानी हर कोई इनको अफोर्ड, आपकी इनकम एक ख़ास लिमिट को क्रॉस करेगी तो आप इन गुड्स को अफोर्ड कर पाएंगे, जैसे लग्जरी हाउस, लग्जरी कार, ठीक है ना। ये वो आपके गुड्स हैं जो कि एक ख़ास इनकम होने के बाद ही आप इनको कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये हैं नॉर्मल गुड्स की ही कैटेगरी में, बट ये क्या हैं, दे कैन बी टेकन एज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नॉर्मल गुड्स। मेरी इनकम जो है 10,000 से बढ़ जाएगी तो ज़रूरी नहीं है कि मैं लग्जरी चीज़ें अफोर्ड कर पाऊँ, ठीक है ना। एक ख़ास इनकम रेज आएगा तो ही मैं उन चीज़ों को अफोर्ड करने के काबिल होंगी।
आप लोगों ने इन सब चीज़ों को प्रॉपर नोट डाउन करना है। यानी जो एग्ज़ाम्पल वगैरह अभी हम यूज़ कर रहे होते हैं क्लास में, जब आप वो नोट डाउन करें तो उन एग्ज़ाम्पल्स को भी आप नोट डाउन किया करें, ताकि वो कॉन्सेप्ट याद रहे आपको आगे भी जाकर। जब आपको एग्ज़ाम्पल याद आती है तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट याद आ जाता है, ठीक है ना। चलिए, ये वो कॉन्सेप्ट है जो आप लोग रीड करके मुझे समझाएंगे। नाम क्या है? डिवीज़न ऑफ लेबर एंड इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन। डिवीज़न ऑफ लेबर किसे कहते हैं? ये आपके पास यहाँ पे इन्होंने इसका फॉर्मूला लिखा, सॉरी डेफिनेशन लिखी हुई है, डेफिनेशन रीड करें। हाँ जी, डिवीज़न ऑफ लेबर से क्या समझा आप लोगों ने? डेफिनेशन तो पढ़ के समझ में आ रही होगी ना, क्या मतलब है? बिल्कुल ऐसा ही है। इससे होता क्या है? एक ही बंदा अगर सारे काम करेगा तो वो हर काम में एक्सपर्ट नहीं होगा। हर किसी की अपनी स्किल्स होती हैं। जैसे कि आप सारे सब्जेक्ट एक ही टीचर से पढ़वा लो, हो सकता है वो कोई एक या दो सब्जेक्ट तो बहुत ज़बरदस्त पढ़ाए, लेकिन हर सब्जेक्ट वो इतना अच्छा नहीं पढ़ा पाएगा कि उसकी स्पेशलिटी होगी ना किसी उसमें। तो बेसिकली अपने वर्क प्रोसेस को आप सेपरेट करें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टास्क, और हर टास्क को उस बंदे को असाइन करें जो वो काम उस बंदे का जिसमें वो एक्सपर्ट हो। अच्छा, ये डिवीज़न ऑफ लेबर स्पेशलाइजेशन क्रिएट भी करता है, क्योंकि जब एक बंदा एक काम करता रहेगा रिपीटेडली, तो वो क्या बन जाएगा? उसका एक्सपर्ट बन भी जाएगा। रिपीटेडली जब आप एक काम करते रहते हो तो आपको उसकी चीज़ों समझ में आना शुरू हो जाती है। अच्छा, इसको ऐसे करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है। बहुत दफ़ा होता है ना, आप कुछ चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं बहुत टाइम से, लेकिन काफ़ी टाइम बाद आपको पता चलता है कि यार हाँ, ये तो पता ही नहीं था, अगर इसको इस तरीके से यूज़ करें तो ज़्यादा जल्दी काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली एक तो स्पेशलाइजेशन क्रिएट होती है, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि जाहिर है जब हर वर्कर अपनी स्पेशलिटी के लिहाज से काम करेगा तो प्रोडक्टिविटी क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी, अच्छी होगी। नो टाइम इज़ वेस्टेड मूविंग फ्रॉम वन टास्क टू अनदर, ठीक है। कोई टाइम वेस्ट नहीं हो रहा कि आपने ये काम करने के बाद दूसरे काम पर जाना है, ठीक है ना, उस दूसरे टास्क करना है, आपका माइंड एक ही तरफ है, डाइवर्ट नहीं होगा, ठीक है ना। स्पेशलाइजेशन डिक्रीजेज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। स्पेशलाइजेशन की वजह से पर यूनिट कॉस्ट कम होती है। यानी एक तो होती है ना टोटल कॉस्ट। अब ये जैसे आपने एग्जांपल दी कि एक टेबल बनाने में एक ही बंदा सारे काम कर रहा था, जब ज़्यादा कॉस्ट आ रही होगी जब टोटल कॉस्ट की बात कर रही हूँ, या जब आपने 4 लोग लगा दिए उसे एक काम को करने में, कॉस्ट ज़्यादा कब आएगी? 4 लोगों में या 1 लोगों में? 4 में।
लॉजिकल बात तो ये है ना भाई, जब आप 4 लोगों को यूज़ करोगे तो ज़ाहिर है आपको 4 लोगों को पे करना है कॉस्ट, टोटल कॉस्ट तो जब ज़्यादा आनी है। लेकिन हम कहते हैं कि बेसिकली एवरेज कॉस्ट क्या है, यहाँ पे टोटल कॉस्ट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कौन सी कॉस्ट की बात हो रही है, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट कैसे निकलती है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। तो कह रहे हैं टोटल कॉस्ट तो बढ़ेगी, लेकिन क्योंकि प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो ओवरऑल रेशो क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो ये आपने याद रखना, ये पॉइंट आगे बड़ा काम आएगा आपके, कि जब आप ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है पर यूनिट कॉस्ट, ठीक है ना। जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे, क्योंकि जो आपकी टोटल कॉस्ट है वो जितने ज़्यादा यूनिट्स में स्प्रेड होगी उतनी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। जितने कम यूनिट्स बनाओगे वो टोटल कॉस्ट सिर्फ उन्हीं में ही डिवाइड होगी, तो पर यूनिट कॉस्ट क्या आएगी, बहुत ज़्यादा। तो जितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है जो आपकी एवरेज कॉस्ट होती है उतनी कम आती है। बाकी पॉइंट्स बहुत सिंपल से पॉइंट्स हैं, जैसे कि उन्होंने 4th पॉइंट में बोला कि भाई हर बंदा हर काम नहीं कर सकता, ठीक है। अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज मास्टर ऑफ नन, ठीक है, यानी एक बंदा जो सारे काम कर सकता है वो मास्टर किसी में भी नहीं होगा। तो स्पेशलाइजेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। और 5th पॉइंट में वो कह रहे हैं कि जैसे इंडिविजुअल्स जो हैं उनमें डिफरेंट स्किल्स होती हैं, उसी तरीके से कंट्रीज़ भी में भी जो है, आप कह लो कि कंट्रीज़ के भी जो है वो डिफरेंट स्पेशलिटीज़ हैं कंट्रीज़ के अंदर भी। कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं भाई पाकिस्तान टेक्सटाइल में बड़ा अच्छा है, पाकिस्तान की टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं, ठीक है, या पाकिस्तान के चावल बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना, पाकिस्तानी मैंगोज़ बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। ये क्या है, हमारे कंट्री में जो स्पेसिफिक वेदर है उसके लिहाज से कुछ चीज़ें बहुत अच्छी आपको यहाँ पे मिलेंगी। क्या पाकिस्तान चाय बनाता है, चाय की जो काश्तकारी होती है ये पाकिस्तान में होती है, बहुत बहुत कम जगहों पर होती होगी, अगर होती होगी, क्योंकि उसके लिए जो वेदर, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो पाकिस्तान में नहीं है इतनी ज़्यादा, दूसरी कंट्री में ज़्यादा है। तो जिस कंट्री में वो वेदर मिलेगा वो उस चीज़ को ज़्यादा बनाएंगे। तो यानी जिस तरीके से इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल में हर स्किल नहीं है और वो हर चीज़ नहीं जनरेट कर सकता, हर चीज़ की को जो है ना हर काम नहीं कर सकता, इसी तरीके से हर कंट्री हर चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकता। कंट्रीज़ में भी जो है वो जो है उनकी कुछ स्पेसिफिक चीज़ में कंपैरेटिव एडवांटेज है। अगर हम गाड़ियाँ बनाएंगे तो क्या है, शायद बना तो लें किसी न किसी तरीके से, लेकिन हमारी कॉस्ट क्या आएगी, पर यूनिट कॉस्ट बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारी स्पेशलिटी नहीं है उस चीज़ में, हमारे पास वो उस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है ना। तो जिस चीज़ में हमारे पास कंपैरेटिव एडवांटेज है, कंपैरेटिव एडवांटेज होने का मतलब क्या है कि रिलेटिवली कॉस्ट क्या आना, उस चीज़ में कम आना। तो अगर हम वो चीज़ प्रोड्यूस करें जिसकी जो कि जिसमें हमारी स्पेशलिटी हो, तो उसमें हमारी कॉस्ट भी क्या आएगी, कम आएगी, ठीक है ना। अच्छा, मैं एक टॉपिक करवा लूँ, कैपिटल फॉर्मेशन को ज़रा मैं स्किप करके एक टॉपिक करवा लूँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैपिटल फॉर्मेशन तो हम कर लेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मुझे समझाएगा ज्ञान से ज़रा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझाइएगा ज्ञान। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे कहते हैं, कौन सी कॉस्ट होती है ये? अभी स्लाइड में इतनी इजी वर्ड्स में लिखा हुआ है कि आई थिंक पूरी स्लाइड और उसके बाद पिक्चर आपको कंप्लीट सेंस दे देगी इस टॉपिक का। आयशा, आप समझाएंगी हमें?
जी फॉरगॉन का मतलब क्या है? सेक्रीफाइस करना, ठीक है ना। तो जब भी हम कोई भी डिसीजन लेते हैं किसी भी किस्म का, ठीक है ना, उठना है नहीं उठना, खाना है नहीं खाना, क्या खाना है, किसी भी किस्म का कोई डिसीजन लेते हैं तो उसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं जो हम एनालाइज कर रहे होते हैं, ठीक है ना। ऑप्शंस हो या ना हो, दो चीज़ों के दरमियान तो आप ट्रेड ऑफ फेस कर ही रहे होते हो, ये करें या ये करें, ठीक है ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि जब आप डिसाइड करते हो कि मैंने ये काम करना है, तो उस काम को करने की वजह से जो दूसरा बेस्ट ऑल्टरनेट था जो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जैसे कि क्लास लेने आए हो, दूसरा बेस्ट ऑल्टरनेट क्या? घर में सोते, ठीक है ना, या जॉब करते, XYZ। हर किसी का सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेट सेम नहीं हो सकता है किसी का हो स्लीपिंग, किसी का हो फैमिली टाइम स्पेंड करना, किसी का हो कि मैं जॉब करता। तो जो भी सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेट है, सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेट का मतलब ये नहीं करता तो ये करता मैं, ठीक है ना। वो जो सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेट आपने सेक्रीफाइस करा है, फॉरगॉन करा है इस काम को करने की वजह से, वो आपके इस काम को करने की क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये ज़्यादातर नॉन मॉनेटरी होती है, जिसको आप मॉनेटरी टर्म में कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है ना, क्योंकि स्लीप, सोने से जो आपको बेनिफिट मिल रहा है वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। समटाइम्स बहुत सारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये होती है जो कैलकुलेट आप नहीं कर सकते, मॉनेटरी टर्म में नहीं आ रही होती, लेकिन फिर भी अच्छा। और फिर इसमें आपको बाकायदा लग नहीं रहा कि आप किसी को कुछ पे कर रहे हो। कॉस्ट नॉर्मली किसे कहते हैं कि आपके जेब से पैसा जा रहा है, लेकिन इसमें आपकी जेब से पैसा नहीं जा रहा, ये आपके डिसीजंस की कॉस्ट है, ठीक है ना। तो आपको पिक्चर भी बता रही है। तो बेसिकली आप इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट दैट फॉरगॉन इज़ नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? वो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो आपने फॉरगॉन करा, जो आपने सेक्रीफाइस करा, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। अब जितने भी इकोनॉमिक एजेंट्स थे वो सब डिसीजन मेकर्स हैं ना, उनको हमने डिसीजन मेकर्स भी कहा है, पार्टिसिपेंट्स ऑफ एन इकोनॉमी जो उनको हम डिस्कस कर रहे थे, वो सब डिसीजंस लेते हुए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फेस करेंगे। जैसे कि कंज्यूमर है, कंज्यूमर की लिमिटेड इनकम है, कंज्यूमर को डिसाइड करना है गुड ए कंज्यूम करूँ या गुड बी कंज्यूम करूँ। अगर गुड ए कंज्यूम करेगा तो गुड बी कंज्यूम नहीं कर पाएगा, तो गुड ए कंज्यूम करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? वो बेनिफिट जो गुड बी को कंज्यूम करने से मिल सकता था वो अब नहीं मिलेगा। बर्गर खाऊं या पिज़्ज़ा खाऊं? बर्गर खा लिया यार, वो पिज़्ज़ा नहीं खा पाया। वो पिज़्ज़ा को खाने से जो आपको अच्छा फील हो सकता, जो सेटिस्फेक्शन मिल सकती थी, वो अब आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। इसी तरीके से फर्म्स, गुड ए सप्लाई करूं या गुड बी सप्लाई करूं? अगर गुड ए को सप्लाई करा तो गुड बी सप्लाई करने से जो प्रॉफिट हो सकता था वो अब नहीं होगा, वो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। गवर्नमेंट, अनदर डिसीजन मेकर, अनदर इकोनॉमिक एजेंट, सोशल सेक्टर पे ज़्यादा लगाऊं या डिफेंस पे ज़्यादा लगाऊं? डिफेंस पे ज़्यादा लगा दिया तो एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर सफ़र करेंगे, दूसरे सेक्टर सफ़र करेंगे, ठीक है ना। तो लेकिन आपने सारे ऑप्शंस नहीं रखने, कोई एक सोचना है, यानी आपने लिस्ट बनाई हुई है कि सारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में नहीं आएगी, जो सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेट है जो आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो उसको आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह रहे हैं, ठीक है। तो ये आज तक के लिए हमने, आप यूँ समझ लें, ये जो मैंने अभी आपको बताई कि डिफरेंट इकोनॉमिक एजेंट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फेस कर रहे हैं, वो इस स्लाइड को मैंने कवर किया है कि कंज्यूमर कैसे दो गुड्स के दरमियान ट्रेड ऑफ फेस कर रहा होता है। अगर गुड ए पिक करा तो गुड बी अपॉर्चुनिटी से जो सेटिस्फेक्शन मिल सकती थी वो आप सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो आप लोगों का अब एक होमवर्क है छोटा सा, एक स्लाइड जो हमने आज की क्लास में डिस्कस नहीं करी, स्कार्सिटी तो ये डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, लिमिटेशन को बता रहा होता है। वी हैव फाइनाइट रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज, बट वांट्स अनलिमिटेड हैं, तो ये स्कार्सिटी की प्रॉब्लम है। आपने ये 16 स्लाइड रीड करके आना है। ये क्या है
कैपिटल फॉर्मेशन एंड इट्स स्टेजेस। और इसके लिए हसनैन और आयशा और जो न्यू स्टूडेंट है जिसने फ़र्स्ट क्लास नहीं ली, वो पहले उस फर्स्ट क्लास को लेगा। स्पेशली जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की एक्सप्लेनेशन मैंने दी थी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मैं रिवाइज़ भी नहीं करवा पाई आप लोगों को ना, क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की आप सिर्फ ये नहीं कि आपने नाम पढ़ा लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इसमें क्या मुश्किल है, ये नहीं करना आपने। क्योंकि जनरली लैंड से हम क्या मतलब लेते हैं, इकोनॉमिक्स में लैंड का मतलब बिल्कुल डिफरेंट है। कैपिटल को जनरली हम क्या समझ रहे होते हैं, इकोनॉमिक्स में उसका मतलब बिल्कुल डिफरेंट है। तो आपने उसको लाजमी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और उसके रिवॉर्ड वाले पार्ट को तो लाजमी समझना है, और उसके बाद आप कैपिटल फॉर्मेशन एंड स्टेजेस पर आएंगे, क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन के लिए कैपिटल तो पता होना चाहिए ना पहले। इकोनॉमिक्स में कैपिटल कहते हैं किसको हैं, ठीक है ना। तो ये वाली स्लाइड आप लोग रीड करके आएंगे कल की क्लास में। मैं स्टार्ट इसी से लूँगी, पहले मैं आप लोगों से पूछूंगी कि आप लोगों ने क्या समझा, कैपिटल फॉर्मेशन किसे कहते हैं। और मैं एडमिन से भी बात करती हूँ कि अगर आप लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं, हसनैन आप अभी नहीं हो रजिस्टर्ड, ठीक है जी, फर्स्ट क्लास यूट्यूब पर होगी, ठीक है। तो ये कि अच्छा मैं अपना नंबर यहाँ पे लिख रही हूँ, आप लोग मुझसे कांटेक्ट, स्पेशली आयशा, आपने मुझे मैसेज करा, मैं हर स्टूडेंट को सेपरेट नहीं कर सकती ना, असल में कोई ग्रुप नहीं बना हुआ, मार्च का मुझे कोई सेपरेट ग्रुप नहीं दिख रहा, तो मैं इन लोगों से पूछ लेती हूँ, अगर कोई सेपरेट ग्रुप बना हुआ है तो मैं उसमें सेंड कर दूँगी। अदरवाइज़ आप लोग मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको जो भी मटेरियल है चैप्टर 1 के स्लाइड्स, स्टडी टेक्स्ट और MCQs ये शेयर कर दूँगी। और आप लोगों ने अब ये कोशिश करनी है, हसनैन आप लोगों को ये आइडिया है कि आप लोगों का पेपर MCQs बेस्ड होगा, ये भी नहीं पता आपको, तो आपको बहुत जनरल बातें नहीं पता। ये पता है PRC में 3 पेपर्स हैं, ये पता है, ठीक है। PRC में ये जो 3 पेपर्स हैं, ये तीनों पेपर्स MCQs बेस्ड होते हैं, ये कंप्यूटर पे आपसे लिए जाएंगे, ठीक है। इसमें आपको कुछ लिखना पर्टिकुलरली नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड है, ठीक है, MCQs बेस्ड। तो इसमें आपके पास 50 MCQs आएंगे 100 मार्क्स के, और जनरली पेपर आपका 2 घंटे का होता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमारा असल पर्पज़ ये है कि कॉन्सेप्ट समझें, उसके बाद MCQ सॉल्व करें। ये मैं कल भी बात कर रही थी कि अगर आप MCQ सॉल्व नहीं करते तो आपके लिए पेपर पास करने के चांसेस बहुत कम है। स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है ना, क्योंकि जब आप MCQ सॉल्व करते तो आपको पता चलता है कि लो टॉपिक तो इतना आसान था, ये क्या MCQs आ गए। तो जब आप चैप्टर 1 के MCQs देखेंगे तो जितनी स्लाइड्स हमने पढ़ ली हैं, अकॉर्डिंग टू दैट आप लोग कर सकते हैं 1 to 63 MCQs, अप टू 63 MCQs आप सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने बनाए हुए MCQs आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस करवा सकूं। तो 1 से लेकर ये आपका होमवर्क है। ऑब्वियसली आप हो सकता है कि एक दफ़ा में बैठकर आपसे ना हो, बट अभी आपकी बहुत कम क्लासेस हो रही हैं, 2 क्लासेस हैं, आपके पास बहुत टाइम है, आप आराम से दे सकते हैं, ठीक है। तो आपने कल की क्लास से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन और स्टेजेस की जो स्लाइड है उसको अच्छे से पढ़ के आना है। बुक से भी पढ़ें क्योंकि बुक में डिटेल लिखी हुई है, तो आप उसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है तो आप बुक से पढ़ें, और फिर वो समझ कर आए, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। और ये MCQs आपने सॉल्व करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम चैप्टर 1 के जो आगे के कॉन्सेप्ट हैं वो डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट क्लास आप लोगों की होप्स हो कि जनवरी बैच के साथ मर्ज होगी, मैंने आपको बताया था, उनका भी वो टॉपिक नहीं हुआ है, आपका भी नहीं हुआ, तो आप दोनों की मर्ज क्लास लूँगी मैं, ठीक है। चलें, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है जी। चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। 100 मार्क्स का पेपर होगा, 50 MCQs आएंगे, यानी एक MCQ के 2 मार्क्स हैं जी।
जी, कोई ऑप्शंस नहीं होते कि आपको इतने में से इतने करने, ऐसे कोई ऑप्शन, ये ऑप्शन आपको कैफ में फिर भी मिल जाएंगे, ठीक है, कुछ लेकिन पीआरसी में ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है, थैंक यू।